हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। और देखिए, आजकल लोगों को ना हैंडमेड प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं, यानी कि पूरे हाथों से बनाए हुए प्रोडक्ट, जैसे कि कोई कला हो गया या फिर गहने हो गए या फिर क्राफ्ट हो गया। और ऐसे चीज़ों को आप एटसी जैसे वेबसाइट पे बेच सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हाथ से बने हुए प्रोडक्ट को लोग खरीदना पसंद करते हैं। मैं भी जब कभी मार्केट जाता हूँ ना, तो मैं भी कहीं कहीं देखता हूँ कि हाथ से बने प्रोडक्ट होते हैं जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं और मुझे खरीदने का मन भी करता है। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग उन्हें खरीदते भी है। तो जिन जिन लोगों को हैंडमेड प्रोडक्ट का शौक है, तो उनके लिए आप अच्छे खासे हैंडमेड प्रोडक्ट बना सकते हैं और उन्हें आप खुद भी ऑफलाइन भी चाहे तो बेच सकते हैं। अगर आप नहीं बेच पाते तो आप एटसी से वेबसाइट से टाई अप करके भी बेच सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे आपके पैसे को ग्रो कर रहा है और ये कितना ग्रो कर सकता है। कंपाउंडिंग की पावर को हल्के में मत लीजिए, आने वाले समय में आपको ये अमीर तक बना सकता है। ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने कई सारे वीडियो में बात की हुई है। खैर आइए, तो फिर मान लीजिए कि आप अपने पैसे को, जैसे कि 1 लाख रुपए को कहीं ऐसी जगह पर निवेश कर देते हैं जहां आपको सालाना 12% का CAGR यानी कि कंपाउंडिंग के रेट से रिटर्न मिलेगा। कितना सालाना है? 12%। ठीक है ना, तो 1 साल के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,12,000 रुपए। अब देखिए कंपाउंडिंग का जादू क्या है। ठीक है ना, 5 साल के बाद आपकी यही 1 लाख रुपए कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 1,76,234 रुपए। वाह क्या बात है। अब वही 1 लाख रुपए 20 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 9,65,000 रुपए। अब यही 1 लाख रुपए 21वें साल में, देखिए यहाँ पर जब कंपाउंडिंग को आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं ना, तो हर एक साल में आपका पैसा बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। कैसे ग्रो कर रहा है यहाँ पर देखिए, तो 20वें साल में आपके 1 लाख बन चुके हैं 9,65,000 रुपए। ध्यान से आप यहाँ देखिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन यही 9,65,000 21वें साल में बढ़ के हो जाएगी। अब यही 9,65,000 रुपए 21वें साल में, यानी कि जस्ट 1 साल के बाद बढ़ करके हो जाएगी 10,80,000 रुपए, यानी कि 1,15,000 रुपए ज्यादा। यानी कि आपने निवेश की केवल 1 लाख रुपए और यहाँ पर 21वें साल में, यानी कि 20 साल से केवल 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल में ही 1,15,000 रुपए बढ़ जा रहे हैं। यानी कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा आपको रिटर्न मिल जा रहा है 1 साल में, और ऐसा 21वें साल में हो रहा है। ठीक है ना, अब अगर मैं इसे 1 साल और छोड़ दूं, यानी कि 22वें साल में देखिए कितना बढ़ गया, 1,30,000 रुपए। यानी कि सेम अमाउंट ऑफ मतलब रुपीज नहीं बढ़ रही है, हर साल ज्यादा करके बढ़ रही है। ठीक है ना, देखिए मतलब कि 22वें साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जा रही है 12,10,000 रुपए, यानी कि पिछले साल से 1,30,000 रुपए बढ़ गई और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है केवल 1 लाख रुपए। तो ये तो है कंपाउंडिंग की मैजिक, कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रहती है ना, एक समय आने के बाद उससे भी अधिक रिटर्न आपको हर साल मिलने लगते हैं, जो आपको बहुत ही तेजी से अमीर बनाते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 41वें साल में आपकी यही 1 लाख रुपए 1 करोड़ को पार कर जाएगी। तो ऐसे कंपाउंडिंग काम कर रही है जो आपको लंबे समय में अमीर बना सकती है। अगर ये 10 लाख रुपए होती तो आपके पैसे और ग्रो होते। तो कृपया करके आप अपने पैसे को कंपाउंडिंग में छोड़ दे और उसे ग्रो होने दे। मानता हूं कि आपके काम ना आए, लेकिन आ भी सकती है अगर आप हेल्दी रहे तो, लेकिन आपके बच्चों की काम तो जरूर से आ जाएगी और आपके बच्चे कहेंगे कि मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना सारा धन छोड़ करके गए हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गई कंपाउंडिंग की समझ जो आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर कंपाउंडिंग आपको कब फायदा नहीं पहुंचाएगा, इसके बारे में भी आप जान करके रखिए, और वो है डोंट ब्रेक कंपाउंडिंग। अगर आपने कंपाउंडिंग को गलती से भी तोड़ दिया तो जितने पैसे आपके बनने थे वो फिर नहीं बन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो 1 लाख रुपए निवेश किए थे, जहां पर आपको सालाना 12% का कंपाउंडिंग रेट से रिटर्न मिल रही है, तो अगर आपने केवल 5 साल में ही अपने पैसे निकाल लिए होते, यानी कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 साल में बढ़कर 1,76,234 रुपए हो गए थे, अगर आपने इसी टाइम पे अपने पैसे को बाहर निकाल लिया होता ये सोचकर कि चलो बहुत पैसे बढ़ चुके हैं इतने सालों में, तो क्या कभी भी आप 1 करोड़ तक पहुंच पाते? चलिए 1 करोड़ तक आप नहीं भी पहुंच पाए, तो केवल 20 साल में, 22वें साल में क्या आप 12,10,000 रुपए तक पहुंच पाते? यानी कि जो आपको इतने पैसे मिल रहे हैं यहाँ तक आप पहुंच ही नहीं पाते अगर आप 5वें साल में ही अपने पैसे को निकाल लेते तो यहाँ पर आपको इस बात पे ध्यान देना है कि कुछ भी हो, अगर आपको कंपाउंडिंग की रेट से अमीर बनना है तो आपको कंपाउंडिंग को तोड़ना नहीं है। और लोग केवल इन्हीं 2 कारणों की वजह से कंपाउंडिंग को तोड़ देते हैं। पहला कारण है क्या? लैक ऑफ पेशेंस, यानी कि धैर्य की कमी, और दूसरा कारण है मार्केट वोलेटिलिटी। लोगों के पास ना उतना पेशेंस नहीं होता कि हम अपने पैसे को कहीं पर 20 साल तक निवेश करके छोड़ दे। लोग बहुत ही जल्दी पैसे बाहर निकाल लेते हैं। जब वो देखते हैं ना, अरे मेरे पैसे तो 1-2 साल में, 5 साल में इतने बढ़ चुके हैं, तो उनके मन में लालच आता है और वो अपना धैर्य खो देते हैं और तुरंत एक झटके में अपने पैसे को निकाल लेते हैं। और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कंपाउंडिंग की पावर तो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलती है। कंपाउंडिंग एक बहुत ही मस्त गेम है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक वैज्ञानिक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने भी कहा है कि कंपाउंडिंग दुनिया की 8वीं अजूबा है।
जो इसकी पावर को समझता है वो कमाता है, और जो इसकी पावर को नहीं समझ पाता वो अपने पैसे गंवाता है। तो फिर आपको अपने लिए पैसे कमाने हैं या फिर गंवाने हैं, इसका सही निर्णय आपके हाथों में है। अगर आप अपने धैर्य को खो करके तुरंत अपने पैसे को निकाल लेंगे तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म में इतने पैसे नहीं बना पाएंगे कि एक समय के बाद हर एक साल में आपके प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा की आपको रिटर्न मिल जा रही है। ऐसी स्थिति आपको प्राप्त नहीं होगी यदि आप अपना धैर्य खो करके जल्दी से अपने पैसे को बाहर निकालेंगे। तो इसलिए लंबे समय तक रुकिए, पेशेंस रखिए। और फिर जो ये दूसरा कारण है ना, मार्केट वोलेटिलिटी, यानी कि मान लीजिए कि कंपाउंडिंग का असली फायदा आपको स्टॉक मार्केट जैसी चीजों में देखने को मिलता है या फिर म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में देखने को मिलता है। तो फिर कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट में गिरावट आ जाती है, और जब मार्केट में गिरावट आती है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब जाहिर सी बात है ना कि अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो नेगेटिव में जा सकती है। तो यहाँ पर भी लोग धैर्य खो करके अपने पैसे को बाहर निकाल लेते हैं, ये सोचकर कि कहीं हमारे पैसे और कम ना हो जाए। लेकिन आप इस बात पे भी तो ध्यान दीजिए, मार्केट गिरती है तो फिर तुरंत उठती भी है। उतार चढ़ाव मार्केट में होती रहती है, लेकिन लंबे समय में मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर ही जा रही है। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी की पिछले 20-25 सालों की चार्ट देखेंगे ना तो आपको कई बार दिखेगा कि मार्केट में उतार चढ़ाव हुई है छोटे मोटे समय में, लेकिन लंबे समय में मार्केट ऊपर ही गई है। तो लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग से फायदा ही मिलने वाला है। भले शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण आपको अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे लॉसेस दिख सकते हैं, लेकिन यदि आप पैसे बाहर निकालेंगे तो आप अपने लॉस बुक कर लेंगे। लेकिन असलियत में बस आपको लॉस दिख रहा है, वो लॉस आपको हुआ नहीं है, वो बस पेपर में लॉस है। अगर आप पैसे बाहर निकालेंगे तभी आपको एक्चुअल में लॉस होगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और ये मन में बैठा लेते हैं कि चलो भाई मार्केट तो फिर आगे बढ़ेगी, मैं धैर्य रखता हूँ, मैं अपने पैसे बाहर नहीं निकालूंगा, तो लंबे समय में जरूर ही मार्केट बढ़ेगी और आपके जो पैसे हैं वो भी बढ़ेंगे। इसलिए इन दोनों के चक्कर में कृपया करके अपने कंपाउंडिंग को अपना तोड़े, क्योंकि अधिकतर लोग इन दोनों के चक्कर में ही अपने कंपाउंडिंग को तोड़ देते हैं और इससे फायदा नहीं उठा पाते हैं। और मैं सच बोलूँ ना तो केवल 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा पाते हैं। 90% तो चांस है कि वो नहीं उठाते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो इस पर इतना विश्वास होता है और ना ही उनके पास इतना पेशेंस होता है। अचानक बहुत सारे पैसे मिलना लंबे समय के लिए कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको अचानक बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं तो कुछ समय के लिए आप जरूर ही अमीरी वाली लाइफ को जी सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा कि चलो मेरी स्थिति सुधर गई, अब सुख दिन आ चुके हैं, दुख दिन गए। लेकिन जैसे कि आपके पास वो माइंडसेट नहीं कि कैसे बहुत सारे अधिक पैसे को संभाल सकते हैं, तो इससे फिर क्या होगा कि कुछ सालों के बाद आप वापस से अपने पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे। अब आइए मैं आपको अमीरों की उन सीक्रेट के बारे में बताता हूं जिसके कारण अगर उनके पैसे खत्म हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं या फिर उनका पैसे का नुकसान हो जाता है तो भी उनकी अमीरी बरकरार रहती है और वो अपनी लग्जरी लाइफ को आगे भी सस्टेन कर पाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है आइए अब मैं आपको समझाता हूं और इस बात को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको इसलिए ही पहले वाले जो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि आप ये समझ पाए कि जो अमीरी होती है ना वो मानसिकता में होती है, वो आपकी स्ट्रैटेजी में होती है, पैसे में नहीं होती है। अगर आपके पास अमीरी मानसिकता है तो पैसे अगर आपके पास इतने हैं ना तो आप उसे इतना बना देंगे, और अगर आपके पास अमीरी मानसिकता नहीं है तो फिर इतने सारे पैसे को भी ना आप इतना बना देंगे। ठीक है, समझिए। तो बात है सन 2020 की, है ना, जिसमें एक कपल थे अनुराग और देविसा। इन्होंने ना क्या किया ना कि कॉफी की एक ब्रांड शुरू की जिसका नाम था वेबजिला। अब इनकी कॉफी की जो ब्रांड है वो बहुत ही अधिक चल रही थी, लोग इनके कॉफी के फ्लेवर को पसंद कर रहे थे, इसलिए इनकी सेलिंग जो है ना मार्केट में काफी अधिक बढ़ रही थी। इन कपल ने यानी कि अनुराग और देविसा ने बस एक छोटे से कमरे में अपने लैपटॉप के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेकर एड्स लगाकर ये अपने कॉफी की एड्स करने लगे, जिससे कि इनकी कॉफी की मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट बढ़ने लगी और फिर इनकी सेलिंग काफी ज्यादा अधिक बढ़ने लगी। जिससे कि क्या होना कि किसी एक कंपनी ने इन्हें कहा कि आप अपने कंपनी की 80% स्टेक हमें दे दीजिए, हम आपके इस वेबजिला ब्रांड को और भी बड़ा बनाने में आपकी सहायता करेंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। तो क्या होता है, ये दो कपल मान जाते हैं और वेबजिला कंपनी की 80% स्टेक उस कंपनी को दे देते हैं, जिससे कि कंपनी इस वेबजिला ब्रांड को और भी बड़ा बनाती है और आज भी बना रही है। जिससे फिर क्या होता है ना कि इन कपल्स को यानी कि अनुराग और दीक्षा को 25 से 30 करोड़ रुपए कंपनी से मिल जाते हैं। यानी कि इन्होंने एक कॉफी कंपनी की शुरुआत की वेबजिला और 2 साल के अंदर अंदर इन्हें 25 से 30 करोड़ रुपए भी मिल गए कंपनी से, जिससे इन दोनों ने अपनी वेबजिला के 80% स्टेक को बेच दिया है। अब ये आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और अभी लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और ये हमेशा करते भी रहेंगे। अगर इनके पास कुछ पैसे की कमी हो जाती है ना तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि इनके पास हर महीने अच्छे खासे पैसे आते रहेंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि भले ही इन्होंने अपने कंपनी के 80% स्टेक को किसी दूसरे कंपनी को बेच दिया है, लेकिन फिर भी इन कपल के पास 20% वेबजिला कंपनी की स्टेक है। यानी कि वेबजिला कंपनी जितनी अधिक ग्रोथ करेगी, जितनी अधिक प्रॉफिट बढ़ेगी इसका फायदा अनुराग और देविसा को भी होगा। अनुराग और देविसा इस कंपनी में भले ही एक्टिवली काम ना भी करे, लेकिन इस 20% स्टेक होने के कारण क्या होगा ना कि इनके जेब में पैसे आते रहेंगे। भले ही कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये घर में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं वैकेशन पे चले गए, लेकिन इनके पास पैसे की कमी होने वाली है नहीं, क्योंकि ये 20% स्टेक इनके पास
है। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ ना कि 20% स्टेक मतलब कि मान लीजिए कि इनके पास तकरीबन 10 लाख शेयर है ना, कितने शेयर है? 10 लाख शेयर। अब मान लीजिए ना कि जो कंपनी है अगर हर साल 5 रुपए का भी पर शेयर डिविडेंड देती है, तो जैसा कि इन दोनों के पास वेबजिला के 20% स्टेक होने के कारण 10 लाख शेयर है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, तो भी इन्हें हर साल 10 लाख इंटू 5 यानी कि 50 लाख रुपए हर साल मिलते रहेंगे। और वैसे भी इनिशियली इन्हें 25 से 30 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और हर साल 50 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। अगर बाय चांस 10 रुपए पर शेयर की डिविडेंड मिल जाती है तो इन्हें 1 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे, यानी कि इन्हें हर साल पैसे मिलते रहेंगे भी बैठे बैठे, जिसके कारण क्या होगा ना कि इनके पास पैसे की कमी होगी नहीं अनुराग और दिविशा के पास। यदि आपको अनवर जी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कृपया करके मेरे द्वारा बनाई गई ये 3 साल पहले वाली और ये 2 साल पहले वाली वीडियो को देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि अनवर जी ने क्या कमाल किया था अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फिर किया है। आइए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर भी समझा दे रहा हूँ। तो अनवर जी ने 1980 में विप्रो कंपनी में पूरे 10,000 रुपये निवेश किए थे, ठीक है, जिसके चलते आज अनवर जी की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है विप्रो कंपनी में वो है 2,56,00,000। अब केवल 10,000 रुपये निवेश करके 1980 में आज अनवर जी के पास इतने सारे शेयर्स है, वो कैसे है? मतलब कैसे किसी व्यक्ति के पास केवल 10,000 रुपये निवेश करके 2,56,00,000 शेयर हो सकते हैं? यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा हुआ है स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के कारण। अब ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर क्या होता है कृपया करके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। खैर आइए हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पे ही रहते हैं। तो अनवर जी के पास फिलहाल अभी करंटली विप्रो कंपनी में 2,56,00,000 शेयर्स है, जिसकी करेंट वैल्यू है लगभग 1,100 करोड़। यानी कि अनवर जी अगर अपने विप्रो के सारे शेयर्स कभी बेच देते हैं तो उन्हें 1,100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। हाँ, इसमें से कुछ टैक्सेस वगैरह कटेंगे, लेकिन लगभग 1,000 करोड़ के आसपास अनवर जी को विप्रो कंपनी से मिल जाएंगे यदि अपने शेयर्स ये बेच देते हैं तो। लेकिन अनवर जी ने अभी तक विप्रो कंपनी में अपने शेयर्स नहीं बेचे हैं। क्यों नहीं बेचे हैं आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। डिविडेंड, इसका कारण ही यही है कि जब आप लंबे समय तक किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं ना तो आपको अच्छे खासे डिविडेंड मिलने लगते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि अनवर जी को कितना डिविडेंड मिलता है विप्रो कंपनी के थ्रू, वो भी हर साल। तो जनवरी मतलब इसी साल की बात करते हैं ना, 24 जनवरी 2024 को विप्रो कंपनी की तरफ से अनवर जी को 2.5 करोड़ का डिविडेंड मिला है। यानी कि विप्रो कंपनी ने इसी साल जनवरी के महीने में 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड निकाला था। तो जैसा कि अनवर जी के पास विप्रो कंपनी के 2,56,00,000 शेयर्स है, तो अगर आप 1 रुपये पर शेयर को 2,56,00,000 शेयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.56 करोड़, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए अनवर जी को मिल चुके हैं। ठीक है, फिर वही बात करते हैं जनवरी 2023 की, यानी कि पिछले साल की बात करें ना तो पिछले साल भी अनवर जी को विप्रो कंपनी से डिविडेंड के माध्यम से 2.5 करोड़ रुपए मिले थे। वही अगर मैं बात करूं 2022 में अप्रैल 5 को विप्रो कंपनी ने 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड निकाला था, जिसके कारण क्या हुआ ना कि अनवर जी को 2022 में यानी कि आज से 2 साल पहले ना विप्रो कंपनी से 12.8 करोड़ रुपए के डिविडेंड मिले हैं। हाँ, इसमें से कुछ टैक्सेस के रूप में जाएंगे, लेकिन लगभग 11 साढ़े 11 करोड़ अनवर जी के पास ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब वही बात करें 22 में, तो 22 में डबल मतलब कि डिविडेंड दे दिया है विप्रो कंपनी ने। ठीक है, जनवरी 21 में भी विप्रो कंपनी ने डिविडेंड निकाला था 1 रुपए का, ठीक है, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए अनवर जी को डिविडेंड के माध्यम से मिले थे। यानी कि एक ही साल में अनवर जी को 12.8 करोड़ रुपए भी मिले, साथ में 2.5 करोड़ रुपए भी मिले, यानी कि 14-15 करोड़ एक साल में अनवर जी को विप्रो कंपनी से मिल जा रहा है। और यहाँ पर आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अनवर जी कोई बहुत ही बड़े अमीर बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है ना, वो भी एक नॉर्मल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। बस बाय किस्मत उनकी अच्छी थी, लक उनकी अच्छी थी कि उन्होंने विप्रो कंपनी में सही समय पे 1980 में 10,000 रुपए निवेश कर दिए थे, जिसका फल ही आज उन्हें ये मिल रहा है कि उनकी टोटल नेटवर्थ विप्रो कंपनी में 1100 करोड़ है, 1-2 करोड़ नहीं 1100 करोड़। और इसी का फल ये भी है कि उन्हें विप्रो कंपनी से हर साल करोड़ों रुपए घर बैठे वो भी बिना काम के मिल रहे हैं। विप्रो कंपनी में ना जाने कितने सारे एम्प्लॉयज काम करते होंगे, वो तो पूरा अच्छे से काम करते हैं विप्रो कंपनी में, पूरा एकदम मेहनत से काम करते हैं। और अनवर जी विप्रो कंपनी में कुछ एक्टिवली काम नहीं करते हैं। अगर वो अपने घर में भी रहते हैं ना तो उन्हें डिविडेंड के माध्यम से हर साल इतने रुपए मिल रहे हैं, 2.5 करोड़ 12.8 करोड़। तो क्या ये कमाल की बात नहीं है? अब हो सकता है कि आप में से क्या लोग ये बोलेंगे कि 1980 में 10,000 रुपए की बहुत वैल्यू थी। बात सही भी है, अगर आप आज के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो 1980 में 10,000 रुपए की सच में बहुत वैल्यू थी। लगभग कितनी होगी, 80-90 हज़ार रुपए के आसपास होगी। तो क्या आज के टाइम पे 80-90 हज़ार रुपया किसी व्यक्ति के लिए कमाना कोई बहुत बड़ी बात है? इस बात को आप खुद समझिएगा। तो अनवर जी भी नहीं आ रहे कोई अमीरों के बैकग्राउंड से, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी की नेटवर्थ बना ली है कि अब इनकी आने वाली पीढ़ी की जो फाइनेंशियल लाइफ है वो सुधर चुकी है। जैसा कि हमारे भारतीय लोगों में ये मानसिकता बचपन से ही डाल दी जाती है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, इसके बिना तो कोई नौकरी ही नहीं है। मतलब ये जो माइंडसेट है मैं इसके विरुद्ध हूँ कि लोगों का ये मानना है कि नौकरी मतलब तो सरकारी नौकरी और बाकी चीज मतलब बेरोजगार।
मतलब कई लोग ऐसे जो प्राइवेट नौकरी को नौकरी नहीं समझते, या फिर कोई जो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है लोग उसको भी रोजगार नहीं समझते। लोगों का मानना है कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। तो इस मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि एक अच्छा खासा इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, 1.5 लाख 2 लाख रुपया वो प्राइवेट सेक्टर में कमा रहा है, लेकिन वो फिर भी सरकारी नौकरी की एग्जाम लिख रहा है, ठीक है, ताकि उसकी सरकारी नौकरी मिल जाए। भले उसे सैलरी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से कम ही मिल रही है, लेकिन फिर भी वो इंजीनियर हाई सिक्योरिटी के लालच में सरकारी नौकरी का एग्जाम लिखता है और इसे पाने का प्रयास करता है और कई मामलों में पा भी लेता है। यहाँ कहने का मतलब ये है ना कि मान लीजिए कि कोई वैकेंसी निकली है सरकार की, ठीक है ना, मान लीजिए कि 100 लोगों की वैकेंसी निकली है। जस्ट मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सरकारी नौकरी में 100 लोगों की वैकेंसी निकली है, ठीक है ना। अब इसी 100 की वैकेंसी के लिए कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, इतना फर्क होता है। पूरे 1 लाख लोगों ने, 1 लाख लोगों ने केवल इस 100 की वैकेंसी के लिए परीक्षा दिया है। ऐसी होती है नंबर्स हमारे सरकारी नौकरी में, यानी कि 1 लाख लोगों में से केवल 100 लोगों की नौकरी होने वाली है और फिर बाकी जो 99,900 लोग बच जाएंगे उनकी नौकरी नहीं होगी, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा पैसे कमा रहा था, लेकिन हाई सिक्योरिटी के लालच में वो क्या हुआ कि उसने सरकारी नौकरी की एग्जाम दी और उसने उस एग्जाम को हासिल भी कर लिया, जबकि वहां पर वो कमा रहा था। तो यहाँ पर अभी समझ सकते हैं कि उस इंजीनियर ने किसी और व्यक्ति की नौकरी छीन ली। उस व्यक्ति की नौकरी हो सकती थी जिसे सच में नौकरी की दरकार थी, वो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं कमा रहा था, वो तो सरकारी नौकरी करने आया डायरेक्ट, तो उसे नौकरी नहीं मिली क्योंकि उस इंजीनियर ने उस नौकरी को हड़प लिया, जबकि वो अच्छा खासा अपने प्राइवेट सेक्टर में पैसे कमा रहा था। तो इस मानसिकता से उभरना है, हमें अपनी स्किल पे डेवलपमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जिस 100 लोगों का सरकारी नौकरी हुआ है तो 99,900 का नौकरी नहीं हुआ है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, वापस से सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे और अगले साल हो सकता है कि फिर से उनकी नौकरी ना हो, किसी और की हो जाए। तो ये कंपटीशन चलते रहता है और लोग इसी चक्कर में क्या होता है कि सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में ही 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल तक अपने जीवन को इसमें लगा देते हैं, जबकि इतने सालों में वो कुछ स्किल सीख करके प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी इनकम कमा सकते थे। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सरकारी नौकरी मत कीजिए, मैं आपको सरकारी नौकरी ना करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं आपको इसके लिए डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी भी बहुत ही बढ़िया नौकरी होती है। अगर आपको इच्छा है कि आप एक IAS ऑफिसर बने या आप पुलिस में जाए तो आप बिल्कुल जाए, आप बनिए कोई भी सरकारी कर्मचारी, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए और हो सकता है कि अपने बच्चों को आप ये सिखाइए, या यदि आप खुद एक युवा है तो आप खुद भी इस बात को सीखिए कि अगर आपको ये नौकरी करनी है तो आप एग्जाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपने स्किल को भी अपडेट करते रहिए। यानी कि कुछ ऐसी योग्यता सीख लीजिए जिसकी डिमांड है अभी मार्केट में, जिसकी जरूरत है अभी प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि अभी के समय में कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, ये सब एक ऐसी स्किल है जिसकी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही डिमांड अभी बढ़ गई है। तो आप इन सारे स्किल को सीख करके रखिए, जिससे कि आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिलने की चांसेस बढ़ जाएगी अगर आपकी यहाँ पर नहीं होती हो तो। केवल सरकारी नौकरी पर आश्रित मत रहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब से भी देश आगे बढ़ेगा, इससे तो देश चलेगा, ठीक है, मेरी बात समझिए। गवर्नमेंट जॉब से देश चलता है, लेकिन प्राइवेट जॉब से देश आगे बढ़ता है। आज के इस डेट में गौतम अडानी जी, मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा जी ने एक अच्छा खासा बिजनेस को खड़ा किया है। तो जब उन्होंने एक अच्छा खासा बिजनेस को खड़ा किया है तो उनकी जो कंपनीज है उस कंपनी में काफी सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, काफी लोग काम करते हैं। अंबानी जी ने, अडानी जी ने काफी लोगों को रोजगार दिया है, नौकरी दी है, भले वो प्राइवेट है लेकिन रोजगार तो मिली है ना। और आज इन्हीं बिजनेसमैन की वजह से ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ रही है। और मैं यकीन मानिए बिजनेस से और प्राइवेट सेक्टर से ही देश आगे बढ़ता है, देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है। सरकार को अधिकतर टैक्स प्राइवेट सेक्टर से ही मिलता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए कि सरकारी नौकरी से देश चलता है और प्राइवेट नौकरी से देश आगे बढ़ता है।